स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स को मेनली हम लोग 3 से 4 कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, पहले फ्लूइड की मैकेनिक्स पढ़ेंगे और फिर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैं इसका थोड़ा सा एक ये बता देता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे अपन फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, किस तरीके से कि जब फ्लूइड रेस्ट पे है, व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, व्हाट विल बी द प्रेशर, व्हाट विल बी द समथिंग समथिंग फिनोमिना, या किस तरीके से फ्लूइड अपना बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में। डायनामिक्स मतलब जब फ्लूइड मोशन में, जैसे कि पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, तो वो आपका डायनामिक्स हो गया। ठीक है, मूवमेंट, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा हो फ्लूइड का, है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी। जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम लोग दो तरीके की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है सरफेस टेंशन, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे विस्कोसिटी। ठीक है, ये मेनली 4 पोर्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स में। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स एक फ्लूइड के बारे में स्टडी करना है, तो पहले मैकेनिक्स और दूसरा प्रॉपर्टीज। मैकेनिक्स में दो है, फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक्स, और फिर है सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी है, जैसे कि फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, कि कैसे लिक्विड की अपर सरफेस जो है वो अलग बिहेवियर करती है एज कम्पेयर टू दी जो लिक्विड का जो बल्क होता है उसके कंपेरिजन में उसकी अपर सरफेस किस तरीके से डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। ठीक है, और एक है विस्कोसिटी, तो जो फ्लूइड की लेयर से जो लिक्विड की लेयर से उनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही है विस्कोसिटी टेक्निकली। ठीक है, अब देखिएगा फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये तो मैंने एक डायग्राम बनाया कि किस तरीके से अपना पोर्शन स्टार्ट होगा और कैसे कंप्लीट होगा। जैसे एक चीज पे बात कर रहा हूँ पहले बात कर रहा हूँ रिजिड बॉडी। भाई रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी आप लोग पढ़ चुके हैं। रिजिड बॉडी मेनली क्या होता है, एक तरीके से मैं सॉलिड को रिजिड बॉडी की तरह मान सकता हूँ, सॉलिड को रिजिड बॉडी के नियर मान सकता हूँ, क्योंकि रिजिड बॉडी तो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, जिनमें दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसको प्रैक्टिकली मैं सॉलिड जो है वो रिजिड बॉडी के नियर मान सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक होता है फ्लूइड। व्हाट इज द फ्लूइड? फ्लूइड है विच कैन फ्लो। फ्लूइड किस, फ्लूइड जो टर्म आई है वो फ्लो से बना है। फ्लूइड जो बना है वो फ्लो से बना है, विच कैन फ्लो। ठीक है, यानी कि एक मैटर की वो स्टेट, मैटर की वो स्टेट दैट कैन फ्लो, यानी कि मैटर की जो स्टेट होती है जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो मैटर की वो स्टेट जिसमें वो फ्लो कर सकती है, दैट इज कॉल्ड दी फ्लूइड, है ना। और फ्लूइड में मैटर की वो स्टेट जो आपकी फ्लो कर सकती है, तो फ्लूइड में जो आता है दैट इज द लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस, लिक्विड क्या है, ठीक है, लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट में फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, भाई फ्लूइड क्या है, विच कैन फ्लो। ठीक है, मैटर की वो स्टेट, मैटर की वो स्टेट जिसमें वो फ्लो कर सकती है, दैट इज द फ्लूइड। और फ्लूइड के अंदर आता है लिक्विड और गैस। जैसे हम लोग जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है, एक चीज देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ चीजों से आप लोग अवेयर है थोड़ा सा। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसी चीजें जो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पहले ही पढ़ चुके होंगे, मेनली जो इस चैप्टर में है वो है क्वेश्चंस। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है, और कुछ कुछ पार्ट हमें देखने हैं, है ना। तो देखिएगा सॉलिड क्या होता है, जैसे मैं बात करूं वॉल्यूम और शेप की, सॉलिड उस स्टेट को कहा जाता है, मैटर की उस स्टेट को कहा जाता है जिसकी शेप फिक्स होती है और जिसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है, लिक्विड और गैस को कंबाइंड फॉर्मेट में फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लो हो सकती है जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड, it have the tendency to flow because there is no shear stress या tangential stress applied by the fluid, यानी कि फ्लूइड के द्वारा कोई भी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए लिक्विड भरा है किसी कंटेनर में, आप अपर सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाइए, वो कोई भी टेंजेंशियल, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस है या टेंजेंशियल फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, मतलब वो शियर स्ट्रेस रखता ही नहीं है। जो उसका शियर मॉड्यूलस होता है वो जीरो होता है। टेक्निकली फ्लूइड उसको कहा जाता है दैट हैव द जीरो शियर मॉड्यूलस। ठीक है,
अब देखिएगा लिक्विड, यहाँ पे देखिएगा लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, बट शेप फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स। ठीक है, क्यों? लिक्विड जो है वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन ये वो शेप ले लेता है जिसको इस लिक्विड को जिस कंटेनर में रखा जाता है। गैस क्या होता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, और जो इसका शेप है वो भी फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम ये कौन सा लेता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, ठीक है, और ये शेप कौन सी लेता है, जो कंटेनर का शेप होता है। तो हम लोग मेनली बात करेंगे फ्लूइड के बारे में, लिक्विड एंड गैस के बारे में। लेकिन आप लोग देख चुके होंगे कि गैस का हम लोग डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं, गैस के लिए डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं। मेनली हमें जो फ्लूइड में हमें स्टडी करना है वो लिक्विड के बारे में स्टडी करना है। मतलब हम स्टडी तो फ्लूइड के बारे में कर रहे हैं, फ्लूइड डायनामिक्स, लेकिन मेनली हम लोग इसमें जो भी फिनोमिना जो भी बात करेंगे वो लिक्विड के बारे में बात करेंगे। जैसे वाटर हो गया, मर्करी हो गया, ठीक है, मर्करी भी तो आपका लिक्विड की तरह लिक्विड ही है, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। और जैसे वाटर हो गया, मर्करी हो गया, कोई भी एल्कोहल या कोई भी आपका कोई भी लिक्विड हो गया, उसके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। अब देखिएगा मतलब मैं फ्लूइड क्या लिख रहा हूँ, डेफिनेशन, फ्लूइड आर दैट सब्सटेंस फ्लूइड आर दैट सब्सटेंस दैट हैव जीरो shear स्ट्रेस। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो जीरो shear स्ट्रेस रखते हैं, एंड दैट फ्लो एंड दैट फ्लो when external force is applied। फ्लूइड वो है जो शेयर जीरो शेयर मॉड्यूलस रखते हैं, ठीक है, और जो किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर फ्लो होने लग जाते हैं, वो कोई भी रेजिस्ट डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी शेयर स्ट्रेस, कोई भी टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप नहीं करते हैं। अब देखिएगा जैसे मैं लिक्विड के बारे में बात कर सकता हूँ। लिक्विड क्या होता है, मैटर की वो स्टेट, लिक्विड क्या होता है, मैटर की वो स्टेट दैट हैव द फिक्स वॉल्यूम बट शेप इज नॉट फिक्स। मैटर की वो स्टेट जिसकी शेप आपकी फिक्स नहीं होती, लेकिन जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब जो हम लोग लिक्विड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग लिक्विड के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ पहले, जैसे हम लोग जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम लोग लिक्विड के बारे में मेनली स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में ब्रेक करके स्टडी किया जाता है। दैट इज द फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक्स। इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है कि इनको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। मतलब जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आया लिक्विड से रिलेटेड, फ्लूइड से रिलेटेड, तो मैं उसको देखूंगा कि वो क्वेश्चन जो है फ्लूइड स्टैटिक में लाई करता है कि फ्लूइड डायनामिक्स में लाई करता है। इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे समझने में इजी हो जाएगा, थोड़ा सॉल्विंग इजी हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर किस पार्ट से आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड होता है ना, जो लिक्विड होता है, मेनली मैं फ्लूइड को यहाँ पे लिक्विड ही कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि हमें लिक्विड का स्टडी करना है ना। तो जो लिक्विड होता है वो स्टैटिक कंडीशन में अलग बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है और डायनामिक्स कंडीशन में अलग बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तो अगर मैं उसको फाइंड आउट कर लिया कि वो स्टैटिक का है कि डायनामिक्स का है, यानी कि फ्लूइड स्टैटिक किसको बोलेंगे, व्हेन दी व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। अब ध्यान से देखना पहले स्टैटिक और डायनामिक्स का क्या मतलब है। फ्लूइड स्टैटिक का मतलब है कि जब लिक्विड रेस्ट पे विद रेस्पेक्ट टू द कंटेनर, कंटेनर के रेस्पेक्ट में जब लिक्विड रेस्ट पे, तो वो फ्लूइड स्टैटिक के अंतर्गत आएगा, उसकी जो स्टडी होगी, ठीक है, वो फ्लूइड स्टैटिक के अंतर्गत होगी। फ्लूइड डायनामिक्स व्हेन लिक्विड या फ्लूइड फ्लो विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर यानी कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो फ्लूइड स्टैटिक, कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड मूव हो रहा है तो फ्लूइड डायनामिक्स। इसको क्यों हम लोग डिफरेंट स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में प्रेशर निकालने का एक डिफरेंट तरीका होगा, डायनामिक्स में प्रेशर निकालने का या कोई भी और फिनोमिना निकालने का, एनर्जी कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट
तरीका होगा, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब कैलकुलेट करने का डिफरेंट डिफरेंट वे है स्टैटिक में और डायनामिक्स में। अब देखिएगा स्टैटिक क्या है। सिंपल सा स्टैटिक का मतलब है व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द कंटेनर, यानी कि जिस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है फिलअप है, वो रेस्ट पे होना चाहिए कंटेनर के रेस्ट में, कंटेनर के रेस्पेक्ट में, है ना। अब देखना है, एक मिनट इस चीज को समझते हैं एक छोटा सा एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है प्लेस्ड है जैसे कि ग्राउंड सरफेस पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसमें लिक्विड भरा है दैट इज एट रेस्ट। अगर मुझे इसकी स्टडी करना है तो आप तुरंत देख के समझ सकते हैं कि ये जो लिक्विड है दैट इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। भाई कंटेनर के रेस्पेक्ट का मतलब हो गया कि कंटेनर पे कोई पर्सन बैठ गया तो उसको ये रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे ग्राउंड से देखोगे तब भी ये रेस्ट पे दिखाई देगा, कंटेनर पे बैठे हो तब भी रेस्ट पे दिखाई देगा क्योंकि कंटेनर खुद रेस्ट पे है। तो ये वाली प्रॉब्लम तो सबको देख के पता लग गई कि ये फ्लूइड स्टैटिक की प्रॉब्लम होगी। अब मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए ये कंटेनर जो है ये राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है विद द वी कांस्टेंट वेलोसिटी से। एक बार मैं मान रहा हूँ कि राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो लिक्विड राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो शायद मैंने एनएलएम में भी देखा था, अपन ने एक दो प्रॉब्लम ऐसी देखी थी कि ये चीज शायद आपको या तो पता हो, नहीं पता है तो मैं पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट बोल रहा हूँ, है ना, कि लिक्विड की जो सरफेस होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हम लोग एनएलएम में इसका एप्लीकेशन कर चुके हैं। हमने इस पे एक दो ये प्रॉब्लम भी देखी थी कि जैसे एक लिक्विड से भरा कंटेनर है, उसको मैं एक इंक्लाइंड पे लीव कर देता हूँ, स्मूथ इंक्लाइन पे, तो उसका शेप कैसे होगा, ओरिजेंटल होगा कि एंगल पे होगा कि पैरेलल टू दी इंक्लाइनेशन होगा, किस तरीके से वो लिक्विड की अपर सरफेस होगी, ठीक है। तो मैंने वहां पे बताया था इसमें कि जो लिक्विड होता है, ठीक है, जो लिक्विड की अपर सरफेस होती है, ठीक है, वो हमेशा नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे यहाँ पर देखना, एक मिनट, ठीक है, इसको इसको हम लोग डेरिवेशन करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे या इसको अंडरस्टैंड करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट अगर ये आपको आइडिया है तो आप बोल सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो नेट एक्सेलरेशन जी होता है नीचे, तभी तो आपने देखा था कि नेट एक्सेलरेशन जी है ना, तो ये यहाँ पे जो है नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर लिक्विड की सरफेस होती है। अच्छा, आपसे जैसे एनएलएम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एनएलएम का है कि मान लीजिए लिक्विड यहाँ पर ये रेस्ट पे होता, मान लीजिए ये बॉक्स है जिसमें लिक्विड भरा है और रेस्ट पे है, तो ये शायद लिक्विड की सरफेस ऐसे होगी, हमेशा हमेशा ओरिजेंटल होती है अगर लिक्विड रेस्ट पे होता। जैसे ये वाला रेस्ट पे होता ना बॉक्स, ठीक है, पकड़ा हुआ है आपने, तो लिक्विड हमेशा ऐसे ऐसे भरा देता, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, नेट एक्सेलरेशन नीचे और नेट एक्सेलरेशन वर्टिकल है तो जो सरफेस होगी वो ओरिजेंटल हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए इसको फ्री फॉल कर दिया, फ्री फॉल नहीं किया मतलब इंक्लाइनेशन पे फ्रीली लीव कर दिया और स्मूथ इंक्लाइनेशन है, तो इसका इधर एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। तो यहाँ पर ये वहां पर ये पूछा जाता था कि जो लिक्विड की सरफेस होगी वो किस तरीके से होगी, तो आपने जैसे वहां पे मैंने इतना बताया था कि ये ध्यान रखो कि लिक्विड की जो सरफेस होती है वो हमेशा नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे देखना, जब आप यहाँ पर बैठ गए, यहाँ पर बैठ गए, तो लिक्विड का एक मॉलिक्यूल, ये देखो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इधर एम जी साइन थीटा और इधर फोर्स लग रहा होगा एम जी कोस थीटा, ठीक है, कोई भी पार्टिकल देगा डी एम जी कोस थीटा, डी एम जी साइन थीटा, ठीक है। और जब आप इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो कंटेनर के रेस्पेक्ट में, तो कंटेनर का एक्सेशन है जी साइन थीटा, इसलिए एक सूडो फोर्स भी लगेगा ऊपर की दिशा में, दैट विल बी द जी साइन थीटा। सूडो फोर्स ये तो है एक्सेलेरेशन, तो ये कितना हो गया डी एम जी साइन थीटा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो लिक्विड की सरफेस होगी दैट विल बी लाइक दिस। क्या आपको आइडिया है या ध्यान आ रहा है जो मैंने बताया था कि लिक्विड की सरफेस जो है वो यहाँ पे पैरेलल टू द इंक्लाइनेशन हो जाती थी, ठीक है, ये ध्यान आ रहा है ना, ये इतना पता था ना। तो अब देखना, एक सेकंड, मेरा कहने का तात्पर्य समझना, जो मैं पॉइंट पॉइंट बताने चाह रहा हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम में आपको क्लियर है, इस वाली प्रॉब्लम में मुझे क्लियर है कि जो लिक्विड है वो स्टेटिक कंडीशन पे है, रेस्ट पर है कंटेनर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस वाली प्रॉब्लम में कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है कि नहीं है, लिक्विड रेस्ट में ही है,
कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड रेस्ट पे, कंटेनर भले मूव हो रहा हो पर कंटेनर के रेस्पेक्ट में। ये उसी तरीके से कि बस में मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, तो मेरे साथी को तो वही दिखेगा ना जो मैं बस में जब बैठा हूँ तो कि मैं एक बस में चल रहा हूँ कि नहीं, चाहे बस चले चाहे ना चले। तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड रेस्ट पे है तो फ्लूइड स्टैटिक, मूव हो रहा है तो फ्लूइड डायनामिक्स, कंटेनर के रेस्पेक्ट में, नोट अबाउट द। तो ये वाले में जैसे जब ये एक्सलेशन इसको फ्रीली लीव कर देते हो ना, फ्रीली लीव कर देते हो, तो जो लिक्विड की सरफेस होती है दैट इज पैरेलल टू द इंक्लाइनेशन। क्यों? कि आपने लिक्विड का एक ड्रॉप देखा तो उस पर एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, ये तो ग्रेविटी के कंपोनेंट थे, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स पीछे भी लगता था, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता था और ये नेट एक्सेशन इधर बनता था। तो लेकिन ध्यान से देखो, एक मिनट ध्यान से देखना, कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड की सरफेस ऐसे है, ठीक है, जी कोस थीटा इधर लग रहा है, तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में ये लिक्विड अभी भी रेस्ट पे है, कंटेनर के रेस्पेक्ट में ये लिक्विड रेस्ट पर है, दिख रहा है आपको, समझ में आया? कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड रेस्ट पे है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। तो अब देखना, मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ वी कांस्टेंट, ठीक है, वो तो एक प्रीवियस प्रॉब्लम ली है मैंने, यहाँ पे जब रेस्ट पे है तो इसके रेस्पेक्ट में से जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो मुझे बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को एक्सलेशन की जरूरत पड़ती है क्या, सॉरी फोर्स की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो ये लिक्विड पर कोई शूडो फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब अगर आप कंटेनर पर बैठ गए ना और कंटेनर का एक्सेशन वी है तो इस पर्सन का भी वी है, तो इसको कोई शूडो फोर्स नहीं दिखेगा, तो ये लिक्विड की सरफेस फिर भी ओरिजोनटल रहेगी, है ना। तो ये भी फ्लूइड स्टैटिक की प्रॉब्लम है, समझ में आया? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में तो लिक्विड रेस्ट पे है ना भाई। अगर ये पर्सन देखेगा ना लिक्विड की सरफेस को तो ये ऐसे दिखेगी इसको, ठीक है, ओरिजोनटल दिखेगी। यहाँ पर ग्राउंड पे कोई पर्सन खड़ा है इसको भी ओरिजोनटल दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड पर एक ड्रॉप लिया आपने, ड्रॉप पर इस लिक्विड की ड्रॉप पर फोर्स लग रहा है नीचे mg, ठीक है। क्या इस पर्सन के रेस्पेक्ट में देखो तो इस पे सूडो फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा, मतलब नेट जो सरफेस होगी वो ऐसे रहेगी, ठीक है। अब एक थर्ड सिचुएशन ले रहा हूँ इसी में, देखना एक मिनट, कि ये एक्सलेशन से मूव हो रहा है, ये कंटेनर एक्सलेशन से मूव हो रहा है और जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूँ ये एक्सलेशन कांस्टेंट है। तो देखना एक मिनट, ये लिक्विड की सरफेस कैसे होगी। अरे यार ठीक है, देखिए ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से जा रहा है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो एक मिनट ध्यान से देखना। तो व्हाट विल बी जैसे लिक्विड इसमें ऐसे फिलअप है, ठीक है, now the container start moving rightward with the constant acceleration a, what will be the shape of the liquid, है ना, उस पर बात कर रहे हैं। तो देखना एक मिनट, शेप ऑफ द लिक्विड कैसे होगी। मुझे पता है यहाँ पर लिक्विड की कोई ड्रॉप देखूंगा तो इस लिक्विड की ड्रॉप पर एक नीचे फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, मैं इसी के यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ही बैठ गया, आप कंटेनर पर बैठ गए तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में हमेशा इसको एक पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन मिलेगा m है, ठीक है। तो नेट एक्सेलेरेशन किधर बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, नेट एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में बन जाएगा। तो नेट एक्सेलेरेशन जिस डायरेक्शन में होता है उसके परपेंडिकुलर लिक्विड की सरफेस होती है, यानी कि ये लिक्विड ऊपर उठ जाएगा और दैट विल बी लाइक दिस, इधर से तो ये पार्ट नीचे आ जाएगा, इधर से नीचे आ जाएगा और ये लिक्विड ऊपर उठ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी शेप हो जाएगी लिक्विड की, ठीक है, जो लिक्विड की अपर सरफेस है वो इस तरीके से हो जाएगी। तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा ना भाई, ये mg कांस्टेंट है, किसी भी लिक्विड की किसी भी डॉग पर जिसका मास मैंने m मान लिया, वैसे तो dm मानना चाहिए, mg m है, तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो लेट सपोज आप कोई सा भी एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो थीटा या, है ना, तो ये वाला एंगल जो है हमेशा कांस्टेंट बने रहेगा, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट बना रहेगा, तो इसका मतलब ये लिक्विड की ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ये वाला ये वाला लाइन अगर कांस्टेंट बना हुआ है डायरेक्शन में तो इसकी डायरेक्शन ये वाली जो परपेंडिकुलर है ये भी डायरेक्शन कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। तो ये इस पर्सन के रेस्पेक्ट में क्या ये लाइन मूव हो रही है? ये लाइन नहीं है एक्चुअली, ये लिक्विड के अपर सरफेस है, क्या ये मूवमेंट कर रही है? नहीं। तो लिक्विड कंटेनर के रेस्पेक्ट में क्या लिक्विड रेस्ट में है कि नहीं है? है। कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड रेस्ट में है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो ये भी किसकी प्रॉब्लम है? फ्लूइड स्टैटिक की। गुड माय पॉइंट, समझ में आया? तो ये तीनों प्रॉब्लम फ्लूइड स्टैटिक की है।
लेकिन ध्यान से देखना, मान लो एक्सेलरेशन आपका वेरी हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है, तो एक्सेलरेशन वेरी होगा ना, तो समझना ये कोई भी लिक्विड की ड्रॉप देखी, कोई भी लिक्विड का पॉइंट देखा स्मॉल सा है ना, तो ये वाला फोर्स लग रहा है mg है ना, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड मूव होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बस मुझे इतना जानना है। तो अब देखना यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है, ये वाला कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो ये थीटा कंटिन्यूअसली वेरी होगा, ठीक है भाई, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, तो ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो दिख रही है आपको, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है नेट एक्सप्रेशन की, ये कंटिन्यूअसली ऐसे शिफ्ट हो रही होगी, ये जो लाइन है ये ऐसे शिफ्ट हो रही होगी, है ना, इसकी तरफ, मतलब ये अगर एक ही वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब ये बढ़ रहा, ये ऐसे घूम रही है, तो ये इसके परपेंडिकुलर रहना है, इसको हमेशा इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहना है, तो ये ऐसे हो रही होगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद देखूंगा ना, तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में लिक्विड जो है आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा, इसके रेस्पेक्ट में लिक्विड आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा, तो अब ये फ्लूइड स्टैटिक की प्रॉब्लम नहीं रही, अब ये फ्लूइड डायनामिक्स की हो गई। समझ में आया स्टैटिक और डायनामिक्स में डिफरेंस, कि फ्लूइड स्टैटिक में क्या कंसीडर होगा और फ्लूइड डायनामिक्स में क्या कंसीडर होगा, ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, एक पाइप है, पाइप कंटेनर एक ही बात है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड को जिसमें कंसीडर कर रहे हैं ना उसको कंटेनर बोलते हैं टेक्निकली, यहाँ पे पाइप, मान लीजिए एक पाइप ले लिया मैंने, इस पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, जैसे घरों में जो पानी आता है ना, ऐसे जैसे मान लीजिए टैंक जो टंकी रखी रहती है उससे ऊपर से पानी आता है, तो इसी शेप में पाइप कैसे है ना, ठीक है। तो जैसे आप क्या होगा, यहाँ पर ये लिक्विड, ये पाइप आपका रेस्ट पे, ठीक है, पाइप रेस्ट पे, लेकिन ये लिक्विड कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए लिक्विड का ये वाला पार्ट देखोगे आप, कोई सा पार्ट, तो थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, इस तरीके से, यानी कि ये कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है। तो पाइप के रेस्पेक्ट में लिक्विड मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, मुझे अगर देखना है ना, मुझे देखना है, तो मैंने क्या किया, इंक लिया, थोड़ा सा इंक ले लिया या कोई कलर ले लिया और यहाँ पे छोड़ दिया, पाइप पर मैं बैठा हूँ और मैंने इंक लेके यहाँ पे छोड़ दिया, तो इंक मुझे ऐसे मूव होती दिखाई देगी, इसका मतलब ये फ्लूइड डायनामिक्स की प्रॉब्लम है। मैंने इंक को यहाँ पे छोड़ा, वो वहीं रही, मैंने इंक को यहाँ पे, वो फैल जाएगी वो अलग बात है, उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ मैं, इंक मतलब छोटा सा कोई जैसे पेपर का पीस ले रहा हूँ लाल कलर का, तो वो मुझे यही दिखाई देगा, पेपर का पीस लिया आपने लाल कलर का, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये फ्लूइड स्टैटिक की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो ये फ्लूइड डायनामिक्स की प्रॉब्लम है। समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक है भाई, ये तो स्टैटिक है, समझ में आ ही रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट एक ही बात होती है फिजिक्स में, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये स्टैटिक में, नहीं तो फिर ये डायनामिक्स में, क्योंकि कंटेनर के रेस्पेक्ट में ये लिक्विड मूव होने लग जाएगा। गॉट माय पॉइंट। देखो इसका एक इंपॉर्टेंस है अपने आप में, क्यों, क्योंकि हम लोग जब हमें पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम फ्लूइड स्टैटिक की कि फ्लूइड डायनामिक्स की, तो हमारे लिए प्रेशर, फोर्स और एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होगा। रफ कर दूं, ठीक है। कभी भी आपको कोई भी पॉइंट पूछना हो बीच में, तो आप भेजिएगा, अपना हाथ राइज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हम लोगों ने देखा, ठीक है, इसके बाद देखिएगा, जैसे मैं, अब हम लोग जो फ्लूइड के जो जो लिक्विड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिस लिक्विड के बारे में, ठीक है, जिस लिक्विड के बारे में हम स्टडी करेंगे, पहले उसमें एजम्पशन कंसीडर करेंगे। एजम्पशन, एजम्पशन क्यों कंसीडर किए जाते हैं, एजम्पशन कंसीडर किए जाते हैं चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए, मैथ को सिंपल करने के लिए, कुछ फैक्टर्स को नेग्लेक्ट करके कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पे बात करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा, मतलब जैसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया, अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट किया, ठीक है। लेकिन जब हमने डायनामिक्स पढ़ा तो फिर एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर किया, ठीक है। जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो अर्थ के कर्वेचर को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें अगर प्रोजेक्टाइल पढ़ना था तो हमने इग्नोर किया। इसी तरीके से लिक्विड की पर्टिकुलर चीज़ों को समझने के लिए कुछ एजम्पशन कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, जो आप देखोगे कि अगर वो कंसीडर करते हैं
तो आप चीज़ों को काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने 7-8 एजम्पशन लिए थे, ठीक है। तो लिक्विड में जो एजम्पशन कंसीडर किए जाते हैं लिक्विड की स्टडी करने के लिए, वो होता है कि हम लोग जिस लिक्विड के बारे में बात करते हैं वो आइडियल लिक्विड है। जिस लिक्विड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो आइडियल लिक्विड है। जिस लिक्विड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे दैट विल बी कॉल्ड द आइडियल लिक्विड। और आइडियल लिक्विड किसको कहा जाता है? आइडियल लिक्विड कहा जाता है दैट इज द इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। आइडियल लिक्विड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और आइडियल लिक्विड को के लिए दो एजम्पशन कंसीडर किए जाते हैं, दैट इज द इनकम्प्रेसिबल एंड दैट इज द नॉन विस्कस। एक ऐसे लिक्विड का हमें स्टडी करना है जो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब मैं कितना ही एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर कुछ भी अप्लाई करूं, लिक्विड का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए लिक्विड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग आइडियल बॉडी कंसीडर किया, तो आइडियल बॉडी में जैसे मैंने रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ा, तो कितना भी फोर्स लगाया कुछ भी लगाया, कभी इसका सेंटर ऑफ मास चेंज थोड़ी ना हुआ था बॉडी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बॉडी के रेस्पेक्ट में चेंज थोड़ी ना किया था, क्योंकि बॉडी के रेस्पेक्ट में चेंज होने लग गया तो डिफॉर्मेशन टाइप हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो हम लोग इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ऐसा लिक्विड दैट कैन नॉट बी, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सिंपल सा मैं अगर अंडरस्टैंड करूँ तो वॉल्यूम पर किसी लिक्विड पर मैं कितना प्रेशर और फोर्स अप्लाई कर दूं, उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। टेक्निकल है। नॉन विस्कस मतलब लिक्विड की जो सरफेसेज है उनके बीच में जो फ्रिक्शन को है उसको नेग्लेक्ट करता हूँ। जैसे आइडियल लिक्विड किसको कहूँगा समझना, अगर आपको आइडियल जैसे इस चीज को मैं समझना है, तो जैसे लिक्विड इस चीज को समझना है ना, तो सिंपल सा ये तो समझ ही सकते हैं। जैसे ये लिक्विड भरा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेट लगा दी मैंने, है ना, क्योंकि लिक्विड के पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाओगे ना तो उसका तो शेयर मॉड्यूलस 0 होता है, तो कभी भी रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। आइडियल लिक्विड है ना, तो यहाँ पर जब आप फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स लगाने से लिक्विड का वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम एंड डेंसिटी डज नॉट चेंज। जब आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लिक्विड मूव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका डेंसिटी और वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज द इनकम्प्रेसिबल। नॉन विस्कस किसको कहेंगे? अगर नॉन विस्कस को मुझे समझना है तो नॉन विस्कस उसको कहेंगे जो लिक्विड की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगता है, और लिक्विड की और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन नहीं लगता है। सिंपल सा ये समझ लो कि मान लीजिए एक ये स्पेयर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। अगर मैं इस स्पेयर को घुमाता हूं तो ये लिक्विड नहीं घूमेगा अगर ये नॉन विस्कस है तो, ठीक है। ये उसी तरीके से हो गया कि एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये ब्लॉक मूव नहीं होगा, मतलब इसके बीच में, दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है? 0, स्मूथ, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओरिजेंटल फोर्स नहीं लगेगा। तो लिक्विड, आइडियल लिक्विड जो नॉन विस्कस लिक्विड होता है, दैट डज नॉट अप्लाई द फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे लिक्विड की जो लेयर है, तो ये आपका घुमाओगे, लेट सपोज इसको एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर से, तो यहाँ पे जो ये वाला, जैसे कैसे देखना है मुझे, यहाँ पे मैंने लिक्विड, यहाँ पे मैंने कोई जैसे इंक डाल रखी है, तो वो इंक यही रहेगी, ये मूव नहीं होगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली इसके कांटेक्ट में तो ये ऐसे घूमने लग जाता है, ठीक है। यहाँ सेंटर वाला रेस्ट पे रहता है और ये बाउंड्री वाला उसके साथ घूमने लग जाता है, वो फ्रिक्शन के कारण घूमता है। लिक्विड के फ्रिक्शन को विस्कस कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड में क्या एजम्पशन कंसीडर किए या लिक्विड में क्या एजम्पशन कंसीडर किए? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के बारे में बात करेंगे और नॉन विस्कस लिक्विड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, जो मेनली हमें स्टडी करना है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो हमें स्टडी करना है जैसे डेंसिटी हो गई, ठीक है, जो इसके पैरामीटर्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स के जो पैरामीटर्स है, डेंसिटी हो गई, है ना, प्रेशर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम फ्लो हो गया, वॉल्यूम फ्लो कि किस तरीके से फ्लो रहा है, ये तो स्टैटिक में आ जाएगा। वॉल्यूम फ्लो होने लग रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगी, बायोंसी फोर्स के बारे में स्टडी करें,
ठीक है, बायनेंसी फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, सरफेस टेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, विस्कोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ये पैरामीटर्स है हमारे, ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी को कहा जाता है घनत्व, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द mass per unit volume. Density of a substance is defined as the mass per unit volume, यानी कि जो डेंसिटी होता है that is the mass per unit volume, ठीक है। इसको किस तरीके से रो से रिप्रेजेंट किया जाता है? रो इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट के बारे में बात करूंगा तो केजी पर मीटर क्यूब होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और यूनिट भी यूज की जाती है जैसे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी, ठीक है। ये फेमस यूनिट है इसलिए लिख रहा हूँ मैं, है ना। वैसे ये सीरियस यूनिट है पर ये ज़्यादा ये भी यूज की जाती है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में, लेकिन हमारा जो मेनली हमें मैथमेटिक्स यूज करनी है वो है एसआई यूनिट पर यूज करनी है। तो देखिएगा डेंसिटी क्या है भाई? डेंसिटी एक सिंपल चीज है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे होमोजीनियस कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि हर एक पॉइंट, हर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जहाँ पे भी आप एलिमेंट कंसीडर करते हो, ठीक है, वहां पर उसका मास सेम होगा, ठीक है। यानी कि हर एक इक्वल इक्वल वॉल्यूम कंसीडर किया कहीं भी तो वॉल्यूम आपका जो उसका मास है वो सेम होगा, यानी कि होमोजीनियस है, पूरा का पूरा मटेरियल यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म डेंसिटी हो जाएगी। लेकिन जैसे डेंसिटी एक और स्पेशल चीज है, ठीक है। डेंसिटी एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मतलब फिजिक्स में, ठीक है। ये फिजिकल चीजों को समझने के लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है डेंसिटी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इसके बारे में कि डेंसिटी इट इज द यूनिक एट द गिवन फिजिकल कंडीशन, एट द गिवन फिजिकल कंडीशन at the given physical condition, density of a substance is unique, density of a substance is unique, ठीक है। एक पॉइंट समझना, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट क्या है कि वैसे बात पहले जब क्लासिफिकेशन किया था ना मेंडेलेव ने, जो ये सारणी बनाई थी, आवर्त सारणी जो बनाई थी, उसके उसमें ने उसने डेंसिटी को भी कंसीडर किया था। मतलब ये बहुत ही बढ़िया, इस पॉइंट को समझना। पहले ये पॉइंट क्या है कि गिवन फिजिकल कंडीशन पे, गिवन फिजिकल कंडीशन पे किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या किसी मटेरियल की जो डेंसिटी होती है वो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। यूनिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि गिवन फिजिकल कंडीशन पर जो किसी मटेरियल की डेंसिटी है वो कभी भी किसी दूसरे की नहीं हो सकती, वो कभी भी किसी दूसरे मटेरियल की नहीं हो सकती उस गिवन फिजिकल कंडीशन में। ध्यान से देखना कैसे। गिवन फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है? फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी जो भी, ह्यूमिडिटी जो जिसको आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। यानी कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, इस तरीके की ये चीजें होती है आपकी गिवन फिजिकल कंडीशन। जो फिजिकल कंडीशन जैसे प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है। तो इस गिवन फिजिकल कंडीशन पे किसी मटेरियल की डेंसिटी यूनिक होगी, वो कभी भी उस गिवन फिजिकल कंडीशन पे दूसरे की नहीं हो सकती। समझना, ये चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज में लिया जाता है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है चीजों को। मान लीजिए ये गिवन फिजिकल कंडीशन है, ये गिवन फिजिकल कंडीशन है ना भाई, जैसे कि जो भी अभी मेरे आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर है, वाटर वेपर प्रेशर है ना, तो इस मार्कर की डेंसिटी है ना, यानी कि जो जिस भी मटेरियल का ये बना है, जिस मटेरियल का ये बना है इसकी डेंसिटी, ये जिसका बना है इसकी डेंसिटी, चाहे ये फोन जिसका बना है इसकी डेंसिटी, सबकी अलग अलग होगी, कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, जैसे वाटर की जो डेंसिटी है इस गिवन फिजिकल कंडीशन पे, ठीक है, मान लीजिए मैं एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले रहा हूँ, तो वो डेंसिटी कभी भी कुछ किसी दूसरी मटेरियल की नहीं हो सकती इस फिजिकल कंडीशन पर। फिजिकल कंडीशन चेंज कर दूंगा तो डेंसिटी भले ही चेंज हो जाएगी, बट इस पर वो यूनिक प्रॉपर्टी है।
मतलब मुझे वाटर को पहचानना है तो कहीं कहाँ पर वाटर है कि नहीं है, तो उसकी डेंसिटी यही होगी। ठीक है, तो जैसे, ठीक है समझ में आया। जैसे कि एटॉमिक नंबर एक यूनिक प्रॉपर्टी है ना मैटर की। एटॉमिक नंबर, मान लीजिए किसी में जो प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है, वो है मान लीजिए 2, तो कहीं भी प्रोटॉन की संख्या अगर 2 है ना तो वह हीलियम ही होगा। इसी तरीके से अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई इस कंडीशन पे, तो वो वही रहेगी, वो वाटर की रहेगी, उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती, भले थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम किसी और की हो सकती है। फिजिकल कंडीशन चेंज कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगी, वो अलग बात है। इसके बाद जैसे जैसे मैं, चलो वाटर हमारे लिए काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, तो एवरीडे लाइफ में इसलिए वाटर पे ज़्यादा मेनली बात की जाती है, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg/m³ होती है ना। इन चीज़ों को समझना है आपको, तभी फील आएगी कि 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लूंगा तो उसका जो भार होगा वो 1000 kg होगा। ठीक है, एक मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ का अगर आप कंटेनर लेते हो तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 kg पानी आता है, या फिर इसको लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक और यूज होता है हमारे फ्रीक्वेंट यूज होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी वैसे तो सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। एक ही ऐसा मेटल है शायद, ठीक है, आवर्त सारणी में शायद एक ही ऐसा पदार्थ है जो रूम टेम्परेचर पे आपका द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, वो मरकरी होता है। मरकरी जिसको पारा भी बोलते हैं, ठीक है, जो थर्मामीटर में यूज किए जाते थे, जो ओल्ड थर्मामीटर थे ना पहले के, उनमें। आजकल तो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है ना, दैट इज द मरकरी की जो डेंसिटी होती है 13,600 kg/m³। मतलब ये क्वेश्चन में दे ना दे ये आपको याद ही रखना है, ठीक है, या फिर लिख सकते हो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा, इसको रफ कर देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे और भी मटेरियल होते हैं जिनकी अलग अलग डेंसिटी है, किसी की हमें ध्यान नहीं रखनी, मतलब है ना। अब जैसे कि एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये किस तरीके से डिफाइन है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस at the given physical condition and the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, सिंपल सा है, सिंपल सा इसको देखो, सिंपल। स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेंसिटी ऑफ द बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, यानी कि बॉडी के वाटर के कंपैरिजन में कितना आपका भारी है, वाटर के कंपैरिजन में कितना भारी है, उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट देखोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट देखोगे तो यूनिट क्या होगी? देयर विल बी नो यूनिट, डेंसिटी बाय डेंसिटी है, देयर विल बी नो डायमेंशन। ठीक है, अब इसको एक और चीज कहा जाता है, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की डेंसिटी ऑफ द बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस फिक्स होती है, डेट इज द 1000 kg/m³ या 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वाटर की डेंसिटी है ना, वो कितना है? 1000 kg/m³। तो उसके कंपैरिजन में व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि टाइम्स को बताता है कि कितने गुना भारी है या कितने गुना हल्का है, सिंपल चीज को। ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि स्टील की डेंसिटी है 6000 kg/m³। ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इस रेंज में होती कि नहीं होती, 6000 7000 शायद इसी रेंज में होती है, मुझे कंप्लीट मतलब इसको दिल पे नहीं लेना है वैल्यू, है ना, 7000 मान लो। ठीक है, तो मान लीजिए कि स्टील की डेंसिटी है 7000 kg/m³। तो ये इसकी रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी और द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टील? 7। यानी कि कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि जो स्टील है वो वाटर से 7 गुना भारी है। अगर सेम वॉल्यूम लेते हो तो जो स्टील है वो 7 गुना भारी है वाटर के कंपैरिजन में। मर्करी की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? 13.6। यानी कि जो मर्करी है वो 13 गुना भारी है। ठीक है,
आइस की डेंसिटी कितनी होती है? आइस की डेंसिटी जैसे होती है वाटर से कम होती है, दैट इज 9900 kg मीटर क्यूब। ठीक है, तो आइस जो है वाटर के कंपैरिजन में 0.9 टाइम्स हेवी है। 0.9 टाइम्स है तो मतलब 0.9 का मतलब 9/10, यानी कि हेवी का वहाँ पे वो हल्का, ये मैथमेटिकल वैल्यू हल्का को बता रही है। ठीक है, कि 0.9 टाइम्स हेवी है। हेवी का तो 0.9 मतलब हेवी जो वर्ड हो रहा है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जा रहा है आपको पता लग जाएगा कि वो थोड़ा सा लाइट है। तो रिलेटिव डेंसिटी सिंपल सा है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू द लिक्विड, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय द रेशियो ऑफ द बाय द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक बात हो चुकी है, समझ में आया इतना सा? आगे बढ़े। ये ध्यान रखना है मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी तो क्या है कि जैसे मैंने बोला आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 8, तो मतलब उसकी डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देने का क्या तात्पर्य है? आपको डेंसिटी दी जा रही है, ठीक है, उसको 1000 से गुणा कर दो, सिंपल सा डेंसिटी आ जाएगी, है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा। आई थिंक वैसे ये चीजें आपने बहुत ही ज्यादा पढ़ी होगी, ये तो उसी में पढ़ा देते हैं, ठीक है, जो है ना मोल कॉन्सेप्ट ऐसे एक चैप्टर होता है शायद केमिस्ट्री में पहला, उसी में से ये सब पढ़ा देते हैं डेंसिटी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। दो लिक्विड, दो सब्सटेंस है, लेट सपोज ए और एक बी, इसकी डेंसिटी है रो ए, इसकी डेंसिटी है रो बी। इफ इक्वल मास इज मिक्स्ड, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दी 2। अगर आपने इक्वल मास ऑफ दी मटेरियल मिक्स किया, ए और बी का इक्वल मास मिक्स किया, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ रही है 2, है ना, 2 kg मीटर क्यूब, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 ही लिख रहा हूँ सिंपल। इफ इक्वल वॉल्यूम मिक्स्ड, इफ इक्वल वॉल्यूम मिक्स्ड, ठीक है, जो डेंसिटी आ रही है, डेंसिटी, जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ रही है दैट इज द 3। फाइंड द डेंसिटी ऑफ ए एंड डेंसिटी ऑफ बी। ट्राई करिए आप लोग। अगर आपने इक्वल मास मिक्स किया तो डेंसिटी 2 आ रही है, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया तो डेंसिटी 3 आ रही है, तो दोनों मटेरियल की डेंसिटी क्या है? इसकी रो 1 मान लो, इसकी रो 2 मान लो, रो ए रो बी एक ही बात है, तो कुछ भी मान लो। इक्वल मास मिक्स किया तो एम ले लो, और इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया तो वी ले लो। ठीक, बट डेंसिटी का इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप कितना मास किसका ले रहे हो, कितना मास किसका, किसका वॉल्यूम कितना ले रहे हो, इस बात का डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं। डेंसिटी तो पर यूनिट वॉल्यूम आ रही है।
देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने इक्वल मास लिया, जैसे मैं फर्स्ट पे देख रहा हूँ, इक्वल मास लिया, तो इक्वल मास मैंने ले लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 V2 होगा, वॉल्यूम अलग अलग होगा। अगर मास इक्वल है और डेंसिटी अलग अलग है तो वॉल्यूम इक्वल लेना पड़ेगा। तो इक्वल मास मान लीजिए आपने लिया, तो वॉल्यूम कितना लिया, V1 V2, ठीक है। तो अब देखना, इसकी डेंसिटी है रो 1, इसकी डेंसिटी है रो 2, रो ए रो बी भी लिख दो, तो मैं बार बार ए बी ऐसे बोलना पड़ेगा, इसलिए 1 2 बोलना आसान है, ठीक है। तो देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो डेंसिटी होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है हमेशा। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी, टोटल मास कितना है, M+M, जब आपने इक्वल मास लिया, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1+V2। तो M+M, और इसका वॉल्यूम क्या, इसकी इसकी डेंसिटी मुझे दे रखी है, तो इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द M/ρ1 प्लस M/ρ2, ये लिख सकता हूँ ना, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, ठीक है। सेकंड देखिएगा, सेकंड वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है रो ऑफ मिक्सचर कितना है, कि जब आपने इक्वल वॉल्यूम लिया तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज द 3। तो मैंने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम लिया, तो मुझे पता है मास अलग अलग होगा, अगर आप वॉल्यूम से M लेते तो M1+M2, और वॉल्यूम कितना लिया आपने, V+V। तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम मैंने V दोनों का बराबर ले लिया, तो मास कितना हो जाएगा। अब मुझे मास को क्या लिखना पड़ेगा, मास को लिखना पड़ेगा वॉल्यूम की टर्म में, तो मास क्या हो जाएगा, रो 1V प्लस रो 2V अपॉन V+V, दैट विल बी इक्वल टू दी 3। इस इक्वेशन से क्या निकल के आया, इस इक्वेशन से निकल के आया रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, दैट विल बी इक्वल टू दी 2, और इस इक्वेशन से निकल के आया रो 1 प्लस रो 2/2, दैट विल बी इक्वल टू दी 3। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, डेफिनेटली सोल्व कर लीजिएगा। हाँ आसानी दे, सही है, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, जो पॉइंट हमसे कह रहे हैं ना, हमें वो फॉलो करते जाना है। मास इक्वल लेना है, तो मैं दिमाग में ऐसे 1 kg नहीं, ले लिया, तो वॉल्यूम V1 V2 हो गए होगा, तो डेंसिटी में तो मुझे पता है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम ही होती है, तो ये मिक्सचर की डेंसिटी आ जाएगी, और V को M की टर्म में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने इक्वल मास लिया, जब इक्वल वॉल्यूम लिया, तो मास M1 M2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं, रफ कर देता हूँ मैं, डेंसिटी पे यही चीजें हैं, मतलब है ना, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी, ये एक इंपॉर्टेंट और एक लास्ट क्वेश्चन था इसका जो मैंने करवाया, ठीक है। बाकी ऐसे करवाऊंगा ना, सिंपल सिंपल, जैसे कि भाई इसकी, जैसे मान लीजिए 3 लिक्विड आपने मिक्सअप किए इक्वल इक्वल वॉल्यूम में, तो उनका मास, उसका टोटल मास क्या होगा, लिक्विड का टोटल मास क्या होगा, लिक्विड का टोटल वॉल्यूम क्या है, ये सब तो आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में, प्रेशर के बारे में, प्रेशर, प्रेशर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल P, ठीक है। प्रेशर क्या है, देखिए प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर, यानी कि प्रेशर को मैं सिंपली ऐसे लिखता हूँ कि जो प्रेशर P होता है दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही प्रेशर की यूनिट होगी। और प्रेशर को इस यूनिट को पास्कल के नाम पर क्या रखा गया, पास्कल भी कहा जाता है, पास्कल, कि 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर पे अगर आपका फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लग रहा है, तो जो प्रेशर होगा उस उस सरफेस के रेस्पेक्ट में वो कितना आएगा, 1 पास्कल, ठीक है। डायमेंशन निकाल ही सकते, कोई इशू नहीं है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा और बढ़िया फॉर्मेट में लिखता हूँ, मैथमेटिक्स फॉर्मेट में, कि जैसे प्रेशर लिखते हैं, तो जैसे प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये सरफेस है, तो यहाँ पर मुझे प्रेशर, एक पॉइंट, प्रेशर किसके लिए डिफाइन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन है, प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे जाओगे आप, क्योंकि पॉइंट का अगर आपने एरिया रखा तो जीरो हो जाएगा, पॉइंट का
भाई प्रेशर एक पॉइंट क्वांटिटी है, ठीक है। अगर प्रेशर आपको देखोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अगर डायरेक्शन के बेसिस पे देखो तो डायरेक्शन के बेसिस पे वो कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। और प्रेशर किसके लिए डिफाइन है, किसी पॉइंट के लिए प्रेशर डिफाइन है। तो पॉइंट के लिए मैं एरिया को जीरो नहीं रख सकता, ठीक है, नहीं तो फिर आपका प्रेशर पता नहीं कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, ये है ना। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग फिजिक्स की डेफिनेशन में समझ चुके हैं कि लिमिट का क्या मतलब होता है। प्रेशर होता है आपका, दैट विल बी द व्हेन द लिमिट ऑफ पी, व्हेन द लिमिट ऑफ द एफ बाय ए, व्हेन डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो, ए टेंडिंग टू जीरो या डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो। जब ए टेंडिंग टू जीरो है तो जो क्वांटिटी एफ बाई ए की वैल्यू दे रही होगी वो प्रेशर होता है, ठीक है। ये फिजिक्स का मतलब है ना। फिजिक्स का मतलब जैसे पॉइंट बोलोगे तो सर बोलोगे कि सर पॉइंट का तो एरिया नहीं होता, आपने जीरो रख दिया तो फिर प्रेशर का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा, ठीक है। तो किसी सरफेस पर लगने वाला जो फोर्स है उसको हम लोग किसी छोटे से एरिया पे जाते जाते जा रहे, तो जब लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो होगी तो रेशियो एफ बाई ए प्रेशर कहलाता है, ठीक है। ये तो ऐसे, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, फिजिकल डेफिनेशन तो ये। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर बाय वेक्टर कभी भी वेक्टर होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी, ये एक पॉइंट के लिए डिफाइन है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो हर एक डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा होता है। तो प्रेशर को देखने के लिए फोर्स की डायरेक्शन देखी जाती है कि इस डायरेक्शन में प्रेशर है कि नहीं है। तो उस डायरेक्शन में आप एक परपेंडिकुलर एरिया कंसीडर करो, तो उस पर अगर फोर्स लग रहा है तो वहां पर प्रेशर है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं बात करूं, जैसे लिक्विड पर बात करो आप, आइडियल लिक्विड पर जब मैं बात कर रहा हूँ, आइडियल लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। तो लिक्विड के अंदर कोई बॉडी आपने रखी, लेट सपोज लिक्विड के अंदर मैंने कोई बॉडी रखी, ठीक है। तो लिक्विड जो इसकी सरफेस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि लिक्विड के हर एक पॉइंट पर आपको पता है प्रेशर होगा, तो लिक्विड के किसी पॉइंट पर जो फोर्स होगा लिक्विड के द्वारा, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी के किसी भी पॉइंट पर जो लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर लगाएगा, ऐसे। कभी भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि अगर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होता लिक्विड की इस वजह से, लिक्विड की वजह से इस बॉडी पर, तो बॉडी भी लिक्विड पर लगाती है और लिक्विड फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो जो स्टैटिक कंडीशन में और आइडियल लिक्विड में हमेशा जो किसी बॉडी पर प्रेशर फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे मान लीजिए ये सरफेस मैंने कंसीडर की, तो इसका एरिया मैंने कंसीडर किया डी ए, इस पर फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ बाई डी ए इस पर पॉइंट पर मुझे प्रेशर बता रहा है ना। पॉइंट, क्योंकि पॉइंट पर मुझे जाना है तो डी ए रखना पड़ेगा, पॉइंट पर मुझे जाना है तो डी ए रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिएगा, मैं एक पॉइंट है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, डेप्थ के साथ प्रेशर किस तरीके से वेरी होता है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा। देखिए, जैसे ये वाला है आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे इस कंटेनर में लिक्विड फिलअप है, इस कंटेनर में लिक्विड फिलअप है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से लिक्विड फिलअप है। तो हाउ द प्रेशर इज वेरिंग विद द डेप्थ। तो देखिए प्रेशर किस तरीके से वेरी होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है, जो आपका एटमॉस्फेयर के सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है जहाँ पर हवा हवा है उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर की वायुमंडल, है ना। तो यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब उपस्थित होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा क्या होता है, पी नोट होता है, ठीक है। अच्छा, शायद ये लोग ये पॉइंट सभी जानते हैं कि जैसे हाइट के साथ जो प्रेशर का वेरिएशन होता है, ठीक है, हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन कितना आता है, रो जी एच, दैट इज द वेरिएशन इन द प्रेशर, ये प्रेशर का वेरिएशन होता है। अच्छा एक मिनट देखना, लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, 1 बोल देता हूँ इसको, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो पॉइंट 1 के रेस्पेक्ट में पॉइंट 2 का प्रेशर कितना ज्यादा होगा, रोजी एच, दैट विल बी द रोजी एच।
ये अब हम ड्राइव करेंगे, वैसे ये आप पहले हम लोग यूज कर चुके हैं काफी चैप्टर्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे मैं लिक्विड का यहाँ पे मैं पहले देखता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी जैसे एक सिलेंड्रिकल लिक्विड कंसीडर किया, ये लिक्विड है, इस लिक्विड में मैंने क्या है सिलेंड्रिकल शेप कंसीडर की, कोई भी शेप कंसीडर कर लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले मैं एक सिलेंड्रिकल शेप कंसीडर कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल शेप कंसीडर कर ली जिसका क्रॉस सेक्शन ये वाला जो एरिया है दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा ए है, और इसकी जो डेप्थ है दैट इज द एच। तो व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट टू, ठीक है। तो देखना यहाँ पे यहाँ लिक्विड की अपर सरफेस से मैंने कंसीडर किया है, तो ये पॉइंट वन पर प्रेशर क्या है आपका, प्रेशर एट वन दैट इज द पी नोट, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में खुला है, और यहाँ पर मुझे प्रेशर निकालना है पी टू पर। तो एक मिनट देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर पी नोट प्रेशर है तो मैं फोर्स कैसे निकालूंगा, फोर्स क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो पी नोट प्रेशर है तो यहाँ पर इस पर फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर प्रेशर है तो प्रेशर हमेशा एक जो प्रेशर है वो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, किसी एरिया पर हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा अपर सरफेस पे, दैट विल बी द पी नोट इंटू ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर प्रेशर में मान लेता हूँ P2, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा ऊपर की दिशा में, ठीक है, लिक्विड हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है ना, किसी एरिया पे, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी द P2 इंटू ए। अच्छा ये लिक्विड कॉलम जो मैंने कंसीडर किया है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू दी अपवर्ड फोर्स, तो इस सिस्टम पर डाउनवर्ड कोई सा, जैसे लिक्विड कॉलम मैंने यहाँ कौन सा कंसीडर किया सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पे एक फोर्स तो ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, और यहाँ पे इस लिक्विड का खुद का वेट को भी तो ये झेल रहा है, ठीक है भाई, ओरिजेंटल फोर्स तो कैंसिल, जैसे यहाँ लिक्विड के इधर भी फोर्स लग रहे हैं, लिक्विड इधर भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसकी कर्व्ड सरफेस पे, बट ये इधर फोर्स लगा रहा है तो इधर भी फोर्स लग रहा है, कैंसिल आउट हो गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कि डाउनवर्ड फोर्स हो गया पी नोट इंटू ए प्लस इसका मास mg प्लस mg दैट विल बी इक्वल टू p2 इंटू ए, तो पी नोट इंटू ए प्लस mg mg कितना है इसका, इसका डेंसिटी अगर मैं रो मानता हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन अगर आपका g है, तो देखना इसका मास क्या होगा रो इंटू वी, वॉल्यूम ये, तो इसका वॉल्यूम अगर v है तो वॉल्यूम को क्या लिखूंगा मैं एरिया इंटू h, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दैट इज द मास ऑफ द सिलेंडर, और दैट इज द g दैट विल बी इक्वल टू p2 इंटू ए। यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो गया, a से a, तो यहाँ से p2 बराबर क्या बचा, दैट विल बी द p नोट प्लस रो जी एच, p नोट pressure at the point 2, pressure at the point 2 that will be equals to p naught plus rho gh, तो मैं p2 माइनस p1 करता हूँ, p2 माइनस p1 ही है क्योंकि यहाँ पर आपने 1 पॉइंट कंसीडर किया, that will be equals to the rho gh, ठीक है। तो कहीं से भी कहीं आप लेते तो जो प्रेशर का वेरिएशन है, प्रेशर वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, देखना मैं इसको टेक्निकली कैसे बोल रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ द प्रेशर in the direction of acceleration at h height will be equals to the rho g h, ठीक है, जो दबाव का परिवर्तन आएगा h गहराई के साथ वो कितना आएगा rho g h, मतलब P2 पॉइंट पर जो नेट प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है P नोट प्लस rho g h, बट इस लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर लगा है, इस लिक्विड ने जितना फोर्स नीचे लगाया है तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो वो लगा है रोजी एच, ये लिक्विड यही तो फोर्स लगा रहा है, लिक्विड का कॉलम पर यूनिट एरिया देखो तो रोजी एच आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारे लिए ये पॉइंट, ये तो मुझे पता ही आपको अच्छे से आता है, रोजी एच होता है प्रेशर एच हाइट बिलो, मतलब मैं कहीं से कहीं भी देखूंगा ना, लेट सपोज ये है, मैं यहाँ से ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 वर्टिकल देखता हूँ, तो वर्टिकल जो प्रेशर का चेंज आएगा रोजी एच, अगर डाउन जा रहे हो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रही हो तो प्रेशर पड़ेगा रोजी एच। और पॉइंट समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एच मूव होने पर, एच या एल, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एच मूव होने पर जो प्रेशर का वेरिएशन आता है वो आता है रोजी एच, ठीक है।
और यहाँ पर जो ओरिजेंटल लेवल है, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, सब जगह सेम होगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है 1 और ये वाला पॉइंट है आपका 3, तो 3 पर भी प्रेशर वही होगा जो 2 पर होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ओरिजेंटल लेवल पे सेम प्रेशर होगा, ठीक है। अगर सेम ओरिजेंटल लेवल पे सेम प्रेशर नहीं होगा तो कैसे, मैं इसको ऐसे ड्राइव कर सकता हूँ कि सेम फ्लूइड स्टैटिक पे बात करें, पहली बात तो हर चीज में फ्लूइड स्टैटिक के बारे में बात कर रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि मैं डायनामिक्स स्टार्ट नहीं करूँ, ठीक है। तो इन द फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन, फ्लूइड स्टैटिक में सेम हाइट पर सेम ओरिजेंटल लेवल पर सेम प्रेशर होता है। देखना कैसे, ये आपका फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन है, तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर प्रेशर सेम है कि नहीं। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप जो है ओरिजेंटल कंसीडर किया, तो यहाँ पर प्रेशर मैं मान लेता हूँ P1, यहाँ पर मैं प्रेशर मान लेता हूँ P2। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा P1 इंटू ए, इधर लग रहा होगा P2 इंटू ए। और ये लिक्विड कॉलम, जो भी लिक्विड कॉलम आप सिलेंड्रिकल कर लो, क्यूबिकल कर लो, क्यूबोइडिकल कर लो, कोई भी रैंडम शेप का भी कंसीडर कर लो, तो जितना राइटवर्ड फोर्स होगा उतना ही लेफ्टवर्ड, और सिलेंडर जितना छोटा लेता जाऊंगा मतलब उतना ही आपका प्रिसिशन बढ़ता जाएगा कैलकुलेशन में। तो इसका मतलब ये होगा कि P1 इंटू ए, मैंने इक्विलिब्रियम यूज किया है, इंटू P2 इंटू ए, तो P1 बराबर P2। तो एट द सेम ओरिजेंटल लेवल प्रेशर इज द सेम, सेम ओरिजेंटल लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ठीक है जैसे इसका इसका यूज क्या है, देखो रोजीएच हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब होता है ना, जिसको हम लोग 1 एटीएम बोलते हैं। 1 एटीएम क्या होता है आपका, 1 एटीएम जो होता है वो पास्कल में इसकी वैल्यू होती है, मैं लिख रहा हूँ 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप मीनिंग क्या है कि जो वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित है उनकी वजह से जो फोर्स लगता है, वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित है उनकी वजह से जो फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, वही वायुमंडलीय दाब होता है। तो ये 1.01 इंटू 325 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, देखना एक मिनट कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है। वैसे तो मुझे ये ध्यान रखना है, ये ऐसे हुआ होगा जैसे ये अर्थ की कास्ट है ना, अपर सरफेस है, तो यहाँ पे ऐसे गैसें हैं, ऐसे गैसें हैं ना, यहाँ पे वायुमंडल है, वायुमंडल है ना, कुछ किलोमीटर दूरी तक वायुमंडल है, ठीक है। तो अगर इसे ध्यान नहीं रखना है कोई भी ऐसे डाटा, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे 7-8 किलोमीटर तक वायुमंडल है ना, 7,831 ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, तो 7 से 7.8 किलोमीटर तक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो जैसे 8 किलोमीटर तक मैं वायुमंडल मान रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा समझना भाई, प्रेशर तभी हो सकता है कहीं पर, जैसे वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है देयर इज नो सब्सटेंस, मतलब वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस नहीं है, और कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है तो प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा था कि प्रेशर कोलिजन की वजह से प्रेजेंट होता है, कहीं पर जो प्रेशर था, जैसे यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है इस वॉल पर, वो कोलिजन की वजह से लगता है, जो यहाँ पे एक हवा भरी हुई है, ठीक है। तो वैक्यूम में प्रेशर नहीं होता है, वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है, जीरो, वैक्यूम प्रेशर इज जीरो, ठीक है, वैक्यूम का प्रेशर जीरो होता है ना, ठीक है ना। अब देखिए वैक्यूम का प्रेशर जीरो है यहाँ पर, आप ये पॉइंट मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैस वैस कुछ नहीं है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के बाहर कोई गैस नहीं है, तो कोई कोलिजन नहीं है, तो कोई प्रेशर प्रेजेंट होगा ही नहीं किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ से प्रेशर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से प्रेशर स्टार्ट हुआ है। आपने देखा भी होगा, आपने सुना होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जो दाल होती है वो जल्दी नहीं उबलती है, ठीक है। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि हाइट के साथ प्रेशर आपका डिक्रीज होता है, प्रेशर में चेंज आने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वो चेंज होते हैं, वो अलग कनेक्शन, वो तो कनेक्शन ऐसे बढ़ता ही जाता है। बट ये सिंपल सा पॉइंट है ना कि हाइट पे जाने पे आपने सुना होगा कि प्रेशर कम होता है, तभी तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जैसे हाइट पे जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप वैक्यूम में जाते हो तो एस्ट्रोनॉट देखते हैं वो सूट पहन के जाते हैं, ठीक है, नहीं तो जो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा एकदम, आपकी बॉडी बस्ट हो जाएगी, ठीक है, और बस्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एयर कॉलम कंसीडर करिए, ठीक है, एक एयर कॉलम कंसीडर करिए। तो इस एयर कॉलम में, ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट हुआ जो भी, तो मुझे निकालना है कि वायुमंडल की हाइट कितनी है। तो एक तरीके से जो एयर कॉलम है, इस एयर कॉलम का जो वेट होगा, इस एयर कॉलम का जो वेट होगा यहाँ पर, तो वेट, वेट ही तो फोर्स होता है, वेट पर यूनिट एरिया, वो क्या बन जाएगा, प्रेशर। यानी कि जैसे कैसे निकाला होगा, वो जो वायुमंडलीय दाब है वो ऐसे निकाला होगा, डेंसिटी ऑफ एयर। अगर मैं डेंसिटी को यूनिफॉर्म मानता हूँ तो, ठीक है, मान लेता हूँ, वैसे डेंसिटी भी वेरी होती है पर वो अलग बात है ना, फिर वो तो गंदी मैथ आ जाएगी, है ना। तो डेंसिटी ऑफ एयर अगर कांस्टेंट है, जो भी होती है, जैसे 1.29 है ना केजी पर मीटर, तो डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इंटू एच करूंगा, तो ये मुझे क्या बताएगा, वायुमंडलीय दाब, दैट विल बी द पी नॉट। तो डेंसिटी ऑफ एयर रखना, जी की वैल्यू रखना, पी नॉट की वैल्यू रख दो क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अगर ये निकालनी तो यहाँ से हाइट आ जाएगी, हाइट से ये पता लग जाएगा कि वायुमंडल किस हाइट तक है। या फिर उल्टा कर लो, डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है, लेट्स सपोज यूनिफॉर्म कांस्टेंट मान लो, बहुत ही कम वेरिएशन है, जी कांस्टेंट होगा ही, ठीक है, जी में उतना वेरिएशन नहीं आएगा, 7-8 किलोमीटर में थोड़ा सा आ जाएगा, बहुत माइनर आएगा, 7-8 किलोमीटर, वैसे उतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। जी की टर्म में, जी की टर्म में बात कर रहा हूँ, डेंसिटी की टर्म में तो थोड़ा है। तो जी और एच, एच की वैल्यू रख देना, जैसे 8 किलोमीटर करीब होता है वायुमंडल, तो वहाँ से पी नोट की वैल्यू इसके नियर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। भाई यही तो, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों प्रेजेंट है, समझना एक मिनट। मान लीजिए ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड में इस पॉइंट पर प्रेशर क्यों प्रेजेंट है, इस लिक्विड में ये जो 2 पॉइंट है इस पर प्रेशर क्यों प्रेजेंट है। मान लीजिए एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, तब भी यहाँ पर प्रेशर होता ना, और यहाँ पर पॉइंट 2 पर प्रेशर क्या होता, तब होता रो जी एच। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट है तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नोट प्लस रो जी एच। तो जो प्रेशर होता है वो फोर्स की वजह से होता है, जो प्रेशर, ये P2 लिखा हुआ है ऐसे, जो प्रेशर होता है ना वो फोर्स की वजह से होता है, प्रेशर हमेशा फोर्स की वजह से होता है। क्यों, कि भाई प्रेशर यही तो डिफाइन है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स होगा तभी तो प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर जो वायुमंडल की जो लेयर्स है वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, फोर्स लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पर फाइनली जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है। ये वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, हटा दें इसको, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे जैसे जो मैंने ये प्रेशर कैलकुलेट किया था रो जी एच, ये क्या कैलकुलेट किया था, एक्सिस प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर कैलकुलेट किया था, एक्सिस प्रेशर, जिसको क्या कहा जाता है, गोज प्रेशर। यानी कि गोज प्रेशर किसको कहते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक लेवल, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना वेरिएशन आया है, वो होता है गोज प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जैसे पॉइंट 2 पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, पी नोट प्लस रो जी एच। गोज प्रेशर क्या है पॉइंट 2 पर, रो जी एच। अगर ये यहाँ से एच हाइट डेप्थ पे है, ठीक है, समझ में आया, एब्सोल्यूट प्रेशर और गोज प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़े, नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स में भेज दूंगा। जैसे एक चीज बता रहा हूँ, अब हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं थोड़ा सा, अभी तो थोड़ा सा चीजों लाइट, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर आ रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, तो P2 माइनस P1 जो होगा दैट इज द रो जी एच, यानी कि डेल्टा P जो है दैट विल बी द रो जी एच, ठीक है। चेंज इन प्रेशर फ्रॉम 1 to 2 रो जी एच होगा, ठीक है, चेंज इन प्रेशर है ना, चेंज इन प्रेशर पे बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चेंज पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज एटमॉस्फेरिक तो हमेशा प्रेजेंट होता है। और 1 के करस्पॉन्डिंग 2 पर बात कर रहे हो आप, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा, जैसे एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मैं क्या लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को आपको अच्छे से गेन करना है, मतलब इस पॉइंट को अच्छे से गेन करना है। ये 1 है और ये 2 है ना। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ये मैंने लिख दिया वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। अब पॉइंट देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाने पर, इसको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर का जो चेंज आता है ना, वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू कितना वेरिएशन आप लेंथ में किया, तो रो जी एच आता है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जितना मूव होगे तो रो जी इंटू एच, ये प्रेशर का वेरिएशन है। दूसरा है इन द फ्लूइड स्टैटिक, मैंने पहले बोल दिया स्टैटिक है ना, ये इस सब स्टैटिक के बारे में बात हो रही है। सेकंड वाले पॉइंट में मैं इस सेकंड वाले पॉइंट में तो स्पेशल मेंशन कर भी रहा हूँ थोड़ा फोर्स करके, कि इन द फ्लूइड स्टैटिक एट द सेम ओरिजोनटल लेवल प्रेशर इज द सेम। फ्लूइड स्टैटिक में सेम ओरिजोनटल लेवल पर सेम प्रेशर होता है। इन फ्लूइड स्टैटिक एट सेम ओरिजोनटल लेवल प्रेशर इज सेम, ठीक है। इन द फ्लूइड स्टैटिक एट द सेम ओरिजोनटल लेवल प्रेशर इज द सेम, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं, इसको रफ कर देता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू द एक्सेलरेशन, प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू accelerated liquid pressure variation in the due to the accelerated due to the acceleration, है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं इसी में बात कर रहा हूँ, एक मिनट देखना। पहले वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, लेट्स सपोज ए कांस्टेंट है। अगर मैंने ए एक्सेलरेशन लिखा है ए, तो कांस्टेंट पर कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, ये मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कांस्टेंट है। तो क्या ये फ्लूइड स्टैटिक की प्रॉब्लम है क्या, बस इतना मुझे बता दो, फिर बात करते हैं जो भी करनी है। बस हाँ ना में जवाब देना है, उसके बाद क्या ये फ्लूइड स्टैटिक की प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, सिंपल सा है, यस। कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, वो फ्लूइड स्टैटिक। तो व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो एक्सिस प्रेशर होगा, एच हाइट पर जो एच हाइट पर जो प्रेशर का वेरिएशन आएगा वो कितना आएगा, रो जी प्लस ए इंटू एच। क्या मैंने सही लिखा, हाँ। सोच के देखो, जब आप इस पर ही बैठ गए ना, तो आपका जी की जगह क्या आ गया, जी प्लस ए, जी की जगह क्या आ गया, जी प्लस ए। तो यही तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर आएगा, रो जी प्लस ए इंटू एच, ठीक है। अच्छा एक मिनट देखना, अगर मान लीजिए लिक्विड ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जाता तो प्रेशर का वेरिएशन कितना आता, रो जी माइनस ए इंटू एच। क्या ये भी मैंने सही लिखा, ठीक है। क्या ये मैंने सही लिखा, ए एक्सेलरेशन से कांस्टेंट से ऊपर जा रहा है तो ये प्रेशर का वेरिएशन आएगा। प्रेशर नहीं होगा, ये प्रेशर का वेरिएशन लिख रहा हूं मैं, एच हाइट पे प्रेशर का वेरिएशन, ये जी माइनस। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए लिक्विड इज इन फ्री फॉल, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, ये फ्री फॉल में है, फ्री फॉल रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड की अपर सरफेस पे मैंने एक पॉइंट माना 1, और लिक्विड यहाँ पे लिक्विड के एच हाइट नीचे पॉइंट माना 2। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का प्रेशर क्या सेम होगा क्या, या अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा तो क्या चेंज आएगा।
मोहित बताइए, मोहित बोल के बताइए। पॉइंट वन हाँ और सर, रोज ये चीज रहेगा। 1 और 2 में किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा या बराबर होगा? सर 2 का ज्यादा होगा। है ना। आयाति आप बताइएगा। जिया आप बताइएगा। सानिध्य आप बताइएगा। सर फ्री फॉल में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो वेटलेसनेस भी बोलते हैं। बाकी वैसे देखे तो 2 का ज्यादा होगा रोजीएच से। पर अगर हाँ वेटलेसनेस वैसे बोलते हैं ना, तो फिर हाँ, कुछ देखो अलग भी हो मैंने क्या सकता कहा है। है, मैंने बोल दिया है कि फ्री फॉल है, तो 1 और 0.2 का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सोच के देखो, अगर फ्री फॉल में है ना, तो लिक्विड की एक सरफेस दूसरे पे कोई फोर्स लगा ही नहीं रही होगी, और कोई फोर्स नहीं लगा रही है तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं। तो 1 और 2 के प्रेशर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। एक चीज, जैसे मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, शायद आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों को मैंने ऐसे टच करवा के फ्रीली लीव कर दिया, क्या ए बी पर फोर्स लगा रहा होगा? नहीं, ए बी पर फोर्स नहीं लगा रहा होगा। ए का भी एक्सेशन जी, बी का भी एक्सेशन जी होगा, और कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। तो ए बी पर जब कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, तो ए की वजह से दूसरे पे प्रेशर लगेगा ही नहीं। तो लिक्विड की यहाँ से ये वाली जो लेयर से ये भाई, भाई आपने ऐसे तो कंसीडर किया था, जैसे सिलेंडर 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 जो भी कंसीडर कर, तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर का वेरिएशन नहीं आएगा। और यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है, जी। तो यहाँ जी रखो, प्रेशर का वेरिएशन कितना आएगा, 0। ठीक है, तो प्रेशर का वेरिएशन नहीं आएगा। 0.1 और 0.2 का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सिद्धांत समझ में आया? ठीक है, 0.1 और 0.2 का प्रेशर सेम होगा फ्री फॉल में। फ्री फॉल में प्रेशर का वेरिएशन नहीं आएगा रो जी एच। गोट माई पॉइंट? क्योंकि सोच के देखो, आपका जो प्रेशर लग रहा था वो क्यों लग रहा था भाई, पी नोट तो है वो एटमोस्फिक प्रेशर से है ना, पर पी नोट से जो प्रेशर लग रहा था आगे, वो किसकी वजह से लग रहा था, लिक्विड के वेट की वजह से लग रहा था। पर यहाँ पर देखो, लिक्विड का कोई भी जो वेट आप कंसीडर करोगे, वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहा होगा, क्योंकि फ्री फॉल में। और फिर यहाँ से देख सकते हो टेक्निकली, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? है ना। और मान लीजिए ज्यादा एक्सेलरेशन रख देते हो आप, कंटेनर का एक्सेलरेशन ज्यादा रख देते हो, तो कंटेनर को पहले तो बॉक्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर की सरफेस को ये ऊपर की सरफेस को ढकना पड़ेगा। नहीं तो कंटेनर का एक्सेलरेशन ज्यादा रखा और लिक्विड का तो जी रहा, तो जैसे जी से ज्यादा एक्सेलरेशन रख दोगे तो लिक्विड तो ऐसे रह जाएगा और कंटेनर नीचे आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ से कंटेनर को ढक दिया, ठीक है, तो लिक्विड ऐसे ऐसे हो जाएगा, लिक्विड ऐसे हो जाएगा, और इधर प्रेशर का वेरिएशन आने लग जाएगा। कितना आ जाएगा, रो जी ए माइनस जी, रो जी एच, ये आ जाएगा रो ए माइनस जी इंटू एच। इधर से प्रेशर का वेरिएशन, समझ में आया? क्योंकि आपका एक्सेशन जी नीचे था, ठीक है, और आपने ये एक्सेशन से नीचे मूव हो रहा है, तो इसकी वजह से एक शूडो फोर्स ऊपर मिला, तो ऊपर का एक्सेशन कितना हो गया, ए माइनस जी, ऊपर का एक्सेशन बढ़ गया, तो प्रेशर अब ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आया? ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें जो हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से की है ना। भाई ऐसे अब मैं आपको कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो क्या प्रेशर का वेरिएशन है। मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा था। और ये पॉइंट तो समझ में आया कि जैसे ये तो ऊपर जाएगा तो हमेशा नीचे प्रेशर जी प्लस ए होगा, नीचे आ रहा होगा तो जी माइनस ए होगा। तो जब फ्री फॉल आ गया तो ए बराबर जी हो गया, तो ये जीरो। जब ज्यादा एक्सप्रेशन रख दिया जी से भी ज्यादा, तो पहली बात तो ये ढकना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब, है ना, ऐसा नहीं है कि अपने को ऐसे हवा में बात करनी है, ढकना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पानी तो हवा में रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगी घंटे। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। तो अब आपका प्रेशर का वेरिएशन ऊपर की दिशा में बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि भाई आपने कंटेनर पे बैठ गए तो ए ऊपर जी नीचे, तो ए माइनस जी नेट एक्सेशन ऊपर की तरफ है ना। इसके बाद देखिएगा, चलिए एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए।
ये तो था वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अब ओरिजेंटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करें। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर इन ओरिजेंटल इन अ कंटेनर मूविंग ओरिजेंटल। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो कंटेनर है ये ओरिजेंटल डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जैसे मान लीजिए पहले तो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पहले तो यहाँ पर, ठीक है, बन गया लिक्विड। तो लिक्विड की जो सरफेस होती है ना, लिक्विड की सरफेस वो हमेशा नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्यों होती है? सरफेस टेंशन की वजह से वो ऐसी शेप ले रहा है ना। तो अब देखना यहाँ पे, देखिए नाउ द कंटेनर स्टार्ट मूविंग in the horizontal direction with the acceleration a. Now the container start moving in the horizontal direction with acceleration a constant. तो ये फ्लूइड स्टैटिक की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब आप कंटेनर पे बैठ जाओगे, ठीक है, तो मैं क्या करूं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंटेनर पर बैठ गया ताकि मुझे शूडो फोर्स यूज करना पड़े, है ना, ताकि प्रॉब्लम सिंपल बन जाए। क्योंकि कोई भी फ्रेम अगर मूव हो रहा है तो उसी के फ्रेम में जाके देख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग पाते हैं कि ये जो लिक्विड की सरफेस है दैट विल बी लाइक दिस, यानी कि लिक्विड की सरफेस इस तरीके से हो जाती है, मतलब ये इस तरीके से लिक्विड हो जाता है आपका। तो व्हाट इज द एंगल, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इस बात का है, जैसे ये कांस्टेंट है, कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द लिक्विड, दिस एंगल इज थीटा, यानी कि ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है कि अगर इसका एक्सलेरेशन ए है ओरिजेंटल, तो ये लिक्विड की जो सरफेस है, जो लिक्विड की सरफेस है वो कितना एंगल बना लेगी ओरिजेंटल से, एंड हाउ द प्रेशर इज वेरिंग। अब देखना, मुझे एक बात पता है, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत सिंपल है कि एक तो मैं ऐसे कर सकता हूं, जैसे मैं कहीं पर भी देखूं, कहीं पर भी आप देखोगे, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे, जैसे लेट सपोज यहाँ पर आप इस पर बैठ गए, इस पर बैठ गए, तो जैसे मैं कोई भी लिक्विड का कोई सा भी ये पॉइंट ले लेता हूँ, लेट सपोज ये वाला, यहाँ पर प्रेशर कितना है, पी नोट। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ओरिजेंटल डायरेक्शन में एम जी। एम वैसे मैंने एक ड्रॉप कंसीडर की जिसका मास एम मान लिया, है ना, कुछ भी मान लो डी। इधर पीछे की दिशा में एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, एम एम। तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो नेट एक्सलेशन के परपेंडिकुलर ही तो इसकी सरफेस बनती है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये यहाँ पे ये थीटा है, तो इससे मैं एक चीज तो लिख ही सकता हूं कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू दी एम ए बाई एम जी, यानी कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू दी ए बाई जी, और थीटा विल बी इक्वल टू दी टेन इनवर्स ए बाई जी। जो एक्सलेशन हुआ, जो लिक्विड की जो सरफेस है वो कितने एंगल पर टिल्ट हो जाएगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी, ठीक है। जैसे एक्सेलेरेशन, अगर एक्सेलेरेशन आपका जी के बराबर होता तो ये 45 डिग्री बना लेती, ऑब्जेक्ट अगर इस कंटेनर का एक्सेलेरेशन जी के बराबर होता तो ये कितना एंगल बन जाता, 45 डिग्री। तो पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि हाउ द एक्सेलरेटेड लिक्विड इन द ओरिजेंटल डायरेक्शन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द ओरिजेंटल, ठीक है। ये थीटा समझ में आया, समझ में आया? ये तो हमने एनएलएम से किया, अभी इसमें मैंने फ्लूइड का देखो कोई भी चीज यूज ही नहीं की है, अगर बहुत ध्यान से देखो तो मैंने कोई फ्लूइड की चीज यूज थोड़ी ना की है, ये तो मैंने एनएलएम से सोल्व किया है, ठीक है। लेकिन हमें तो फ्लूइड से सोल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए, पहले तो एक चीज देखते हैं, मान लीजिए एक कॉलम लिया मैंने, हुज लेंथ इज द एल, ठीक है, इसमें लिक्विड फिलअप है,
ऐसे ओरिजोनटल सिलेंडर लिया, एक छोटा सा सिलेंडर लिया, बहुत बड़ा भी ले लो छोटा ले लो कुछ भी, मैंने छोटा सिलेंडर लिया समझने के लिए, समझना। तो अगर स्टैटिक कंडीशन है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2 और इसमें पानी भर दिया आपने, लिक्विड भर दिया, तो स्टैटिक कंडीशन में, साम्य अवस्था में, स्टैटिक अवस्था में समान क्षैतिज पर समान बल होगा, है ना, सेम ओरिजोनटल लेवल पर सेम फोर्स प्रेशर होगा, मतलब दबाव होगा, है ना, दाब होगा, ठीक है, एक समान क्षैतिज पर समान दाब होगा स्टैटिक अवस्था में। तो 1 और 2 का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, 1 और 2 का प्रेशर सेम होगा जब ये रेस्ट पर होगा। अब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ नाउ, ठीक है, लिक्विड इसमें कंप्लीटली फिलअप है, कोई स्पेस स्पेस छूटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं किया था खाली सिलेंडर है ना। नाउ द ट्यूब, ये जो ट्यूब है दैट इज स्टार्ट मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से ये हॉरिजॉन्टल मूव होती है राइटवर्ड, ठीक है। तो देखना, अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी पहले, तो मुझे ये बताओ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर प्रेशर में वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ और ना में जवाब दीजिए बस। कितना आएगा वो तो मैं बाद में देखूंगा, वो तो मुझे बताना ही है, बट मुझे इतना बता दो यस और नो में कि पॉइंट 1 और 2 में प्रेशर का वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, बस ये मुझे चाहिए था, प्रेशर का वेरिएशन आएगा, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि स्टैटिक कंडीशन में सेम हॉरिजॉन्टल पर सेम प्रेशर होता है। और एक टेक्निकल लाइन भी बोली थी मैंने, ठीक है भाई, रो जी एच सभी को पता है यहाँ पर, ये कोई नया टास्क नहीं है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके, फिजिक्स में मैंने कितनी बार बता दिया है, ठीक है, एसएचएम में, एनएलएम में, जहाँ भी आता था, है ना। इसको कैसे, इसका मीनिंग मैंने, इसको मैं, इसकी मैथ को मैंने कैसे समझा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन एच हाइट, एच लेंथ मन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एच मूव होते हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एच मूव होते हो तो प्रेशर का चेंज आता है रो जी एच। तो यहाँ पे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, दो तरीके से कर सकता हूँ। पहले तो मैं एनएलएम से कर रहा हूँ, है ना, एनएलएम, क्योंकि एनएलएम क्यों हम लोग एनएलएम, क्योंकि एनएलएम लगा सकते हैं। एनएलएम किसके लिए लगाया जाता है, पॉइंट मास या रिजिड बॉडी के लिए, और हम लोग लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल ही तो कंसीडर कर रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल और नॉन। तो एक मिनट देखना, एक तरीका तो ऐसे देख लो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेता हूं जो वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल क्यों ले रहा हूं मैं, ताकि 1 और 2 जो पॉइंट है वो सेम ओरिजोनटल लेवल पर रहे, ठीक है, और लिक्विड ऊपर नीचे भी डिस्प्लेस ना हो सके, लिक्विड ऊपर नीचे डिस्प्लेस ना हो सके। अदरवाइज आपने एक चीज देखी, ओपन कंटेनर लेता हूं तो लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है ऊपर, थोड़ा लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ए ले लिया, तो इसका जो यहाँ पर देखना, इस पर मैं एनएलएम लगाता हूँ, तो एनएलएम क्या होगा, एफ बराबर ए में होगा। तो मैं मान लेता हूँ इधर प्रेशर है P1, तो इधर से प्रेशर कितना लग रहा है P2, जो कंटेनर है वो लिक्विड पर, इधर से प्रेशर P2 और ये P1, तो इससे इधर से फोर्स कितना लग रहा है P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए बराबर मास इंटू एक्सलेशन। मास क्या होगा, रो इंटू ए इंटू एल इंटू एक्सलेशन ए, ठीक है, ये समझ में आया। P2A प्रेशर लगाया है इस वाली सरफेस ने, कंटेनर की सरफेस ने लिक्विड पर, ठीक है, और यहाँ पे कंटेनर की सरफेस ने लिक्विड पर फोर्स, तो ये कितना हो गया P2A माइनस P, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। P2 माइनस P1 कितना आ गया, रो एल ए, रो एल ए, ठीक है, समझ में आया, रो एल ए, वही तो चीज लिखी है मैंने यार, एक्सलेशन की डायरेक्शन में एल मूव होने पर, क्योंकि जी नहीं जा रहे हो आप, क्योंकि आप ना ऊपर नीचे नहीं जा रहे हो, नहीं तो जी का भी कंपोनेंट आ जाता। जैसे मान लीजिए आप इधर इधर से इधर नीचे थोड़ी जा रहे हो ऐसे एंगल पर, मैं तो यहाँ से सीधा ऐसे जा रहा हूँ, तो जी का कोई ओरिजोनटल कंपोनेंट आएगा क्या, नहीं, जी का कोई ओरिजोनटल कंपोनेंट आएगा ही नहीं। जी का जब कोई ओरिजोनटल कंपोनेंट नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक्सलेशन की डायरेक्शन में एल मूव हुआ, तो जो प्रेशर का वेरिएशन आया वो कितना है, रो एल ए, जो प्रेशर का वेरिएशन आया वो कितना है, रो एल ए।
तो सिंपल सा मैं बोलना चाह रहा था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मूव होने पर, एल मूव होने पर जो प्रेशर का वेरिएशन आता है वो रो एल है। यहाँ पे 1 पॉइंट जो होगा वो लो प्रेशर पर होगा और 0.2 हाई प्रेशर पर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पॉइंट किस प्रेशर पर है। तो इसको मैं कैसे देखता हूँ, हम लोग स्टैटिक्स से करते हैं। हम लोग स्टैटिक्स से कैसे करेंगे कि यार जो ये ए एक्सलेशन है ना कंटेनर का, तो मैं कंटेनर पर ही बैठ जाता हूँ। कंटेनर पर बैठूंगा तो मुझे लिक्विड का इसका एक्सलेशन इधर दिखेगा, है ना। तो एक तरीके से ऐसा तो हो गया जैसा वर्टिकल इसमें था कि ये क्या है ए, तो एक्सलेशन इस कंटेनर पर जब आप बैठ गए, कंटेनर के रेस्पेक्ट में ही सोल्व कर रहे हैं क्योंकि हम इससे, तो कंटेनर पर जब आप बैठ गए तो एक्सलेशन की डायरेक्शन ये हो गई। तो एक्सलेशन की डायरेक्शन में आप जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है। जैसे लिक्विड में आप ऊपर से नीचे आते हो तो जी नीचे था, तो जी की डायरेक्शन में जाने पर एच प्रेशर बढ़ा था, तो इधर आपका प्रेशर बढ़ गया रो एल ए। अब इसको इसको देखना, मैं इसको इससे सोल्व करूंगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। सीधल सर आपकी क्लास है क्या इधर? ठीक ठीक है, 1 मिनट देखिएगा, है ना। देखिए मुझे पता है ये एंगल कितना बना, ये थीटा मुझे पता है, टिल्ट होगी, टिल्ट होने पर ये थीटा कितना बना। तो मैं कैसे निकालूं, मैं कैसे निकाल रहा हूं देखना। मान लीजिए ये एंगल बना थीटा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हाइट है लेट सपोज h और ये लेंथ है l। तो एक चीज मैं लिख सकता हूँ कि मैंने मान लिया कि ये लिक्विड यहाँ से जो यहाँ से है, ये h हाइट ऊपर, ये h और ये l, तो टेन थीटा में क्या लिख सकता हूँ h बाई l, ये तो लिख सकता हूँ ना। अरे दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा। टेन थीटा बराबर, तो मैं h बाई l तो लिख ही सकता हूँ। मैंने मान लिया कि लिक्विड ऐसे हो गया थीटा एंगल पर, तो थीटा क्या हो गया, मैंने इस चीज को h माना, तो ये क्या हो गया टेन थीटा बराबर h बाई l। अब देखना मुझे एक चीज और पता है कि मैं प्रेशर किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करूं, किसी भी डायरेक्शन से जाके प्रेशर आपका सेम ही आता है। किसी पॉइंट का प्रेशर हमेशा सेम ही रहता है, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन से जाके कैलकुलेट कर रहा हूं, उस पॉइंट तक जाते जाते प्रेशर सेम ही आएगा। तो देखना, मान लीजिए आप कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, मैं कह नहीं रहा, जैसे मुझे इस पॉइंट पर देखना है। ठीक है, मैम आपकी क्लास है, बस 1 मिनट है। तो जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे प्रेशर देखना है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर में किसी भी डायरेक्शन से कैलकुलेट करूं सेम ही आएगा। तो देखना मैं इधर से कैलकुलेट, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर क्या है, पी नोट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पी नोट है, तो इसको मैं पॉइंट ए, इसको बी, इसको सी नाम देता हूँ। मुझे सी पॉइंट पर प्रेशर लिखना है, मैं इधर से लिख रहा हूँ। यहाँ का प्रेशर क्या है, पी नोट, इधर एक्सप्रेशन ए है, इधर एक्सप्रेशन जी है। तो आप जब ओरिजोनटल जाओगे तो पॉइंट सी पर प्रेशर क्या लिख सकते हो, रो एल ए, क्योंकि वर्टिकल का एक्सलेशन का ओरिजेंटल में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से प्रेशर लिखता हूँ, यहाँ से प्रेशर लिखे हुए, तो पीसी बराबर क्या, जैसे यहाँ पर पीसी बराबर क्या लिखा आपने, पी ए प्लस रो एल ए, और पीसी बराबर यहाँ से लिखोगे तो पीबी प्लस रो जी एच, और आपको पी ए पीबी बराबर है पी नोट है। ठीक है, तो पीसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पी नोट है, ये भी पी नोट है, तो रो एल ए बराबर रो जी एच। तो यहाँ से क्या हो गया, एच बाई एल बराबर ए बाई जी, यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट विल बी ए बाई जी। ठीक है, गॉट मैं शायद वो दिखा नहीं यार, शायद वो दिखा नहीं, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो वहां पे मैंने वही चीज लिखी है ना। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, मतलब राधे राधे, बाय बाय। हाँ भाई, कैसे हो? तू सुना दे रहे। क्या? कैसी चल रही है? बहुत गंदी। बराबर ही। भाई मोटा भाई, तो क्या ना, हुआ? अरे वो कहाँ गए शांति मित्तल भाई? है तो यहीं पर, चुप है। बोल नहीं रहा रिकॉर्डिंग कुछ। रिकॉर्डिंग बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ, रिकॉर्ड वैसे ही बंद ही है। ये चल रही नहीं, है वो क्या? चल रही है। कर रहा हूँ।